Hi guys, welcome to the next lecture of capacitance of transmission line। तो कैपेसिटेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में बनता है। तो अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो हमें दो टाइप के कैपेसिटर मिलेंगे। देयर विल बी टू कैपेसिटर्स, देयर विल बी टू कैपेसिटर्स। पहला जो कैपेसिटर होगा वो बनेगा दोनों ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर्स के बीच में, बिटवीन टू कंडक्टर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, बिटवीन टू कंडक्टर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। और दूसरा जो कैपेसिटेंस हमें मिलेगा वो मिलेगा बिटवीन कंडक्टर एंड ग्राउंड, किसी एक कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में, बिटवीन टू कंडक्टर्स, सॉरी, बिटवीन कंडक्टर एंड ग्राउंड। करेक्ट, बिटवीन टू कंडक्टर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और दूसरा क्या होगा, बिटवीन कंडक्टर्स एंड ग्राउंड यानी कि अर्थ। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द कैपेसिटर। नाउ let us calculate the capacitor। तो वहां पे हमने क्या लगाया था, जब हम इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पे हमने लगाया था एम्पियर सर्किटल लॉ। अब कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते टाइम हम क्या लगाएंगे, गॉस लॉ, क्योंकि यहाँ पे हम चार्ज से डील कर रहे हैं। तो चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन। लेट अस कंसीडर अ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो ये ट्रांसमिशन लाइन हमने ले लिया जिसकी लेंथ मान लेते हैं कि हम इनफाइनाइट है, राइट। तो ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन है और इस ट्रांसमिशन लाइन में जो चार्ज है वो है क्यू कूलम पर मीटर का, राइट। और यहाँ पे जो क्यू कूलम पर मीटर, वैसे तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, बट अगर कूलम पर मीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, राइट। तो याद रखिएगा। चलिए अब कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हम बना लेते हैं एक गाउसियन सरफेस। तो गाउसियन सरफेस कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से, कर्व्ड शेप का। ये हमने बना लिया एक गाउसियन सरफेस। नाउ हम मान लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है फ्रॉम सरफेस ऑफ कंडक्टर टू आर डिस्टेंस। तो मान लेते हैं हमें यहां से इस पोजीशन तक यानी कि आर डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। जहां हम चार्ज से डील करते हैं वहां हम गॉस लॉ लगाते हैं। तो देखिए, अप्लाई गॉस लॉ। ये हमारा एक गाउसियन सरफेस है, इसे याद रखिएगा। ये है गाउसियन सरफेस ऑफ रेजिस्टेंस आर, गाउसियन सरफेस ऑफ रेजिस्टेंस आर, स्मॉल आर। अब अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्रॉस या इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस है तो हम डीएस ले लेते हैं, इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस।
चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो अगर हम वैक्यूम या एयर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं, राइट। ये है हमारा गॉस लॉ। चलिए अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीन सरफेस हैं। जो गॉसियन सरफेस है वो तीन सरफेस को मिला के बना है। एक ऊपर वाला सरफेस, एक नीचे वाला सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। ये आप कर्व्ड सरफेस एक देख रहे हो सामने वाला, वो तीसरा एरिया है मान लेते हैं। तो इस सरफेस का एरिया है A1, इस सरफेस का एरिया है A2 और हम मान लेते हैं कि जो गाउसियन सरफेस है उसकी हाइट है h। गाउसियन सरफेस की जो हाइट है वो है h, राइट। अब देखिए अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो चार्ज हमने कंसीडर किया है ट्रांसमिशन लाइन में ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज में आपने पढ़ा होगा कि जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या करती है, बाहर की तरफ रेडिएट करती है, रेडिएट आउटवर्ड्स। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ रेडिएट कर रही है। तो आप देखिए जो कर्व्ड सरफेस या जो ऊपर वाला सरफेस है जिसकी एरिया है A1 वो ऊपर की तरफ है, ये है एरिया A1 और फील्ड हमारी रेडियली आउटवर्ड से मतलब बाहर की तरफ। तो दोनों के बीच कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। मतलब एरिया A1 को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाना है 0। क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं E डॉट ds ले रहे हैं, राइट। तो A1 जो सरफेस है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा E के साथ। सिमिलरली A2 हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। अगर हम आप इमेजिन करिए कि आप इस गाउसियन सरफेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं, तो जो नीचे वाला सरफेस एरिया A2 है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो एरिया A2 नीचे की तरफ और फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ। तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, ये एरिया A2। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0। मतलब इस एरिया को भी A2 को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया है 0। अब जो हाइट h है जो कर्व्ड सरफेस है वो आप देखिए वो बाहर की तरफ एक्सपेंड हो रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बाहर की तरफ है। दोनों के बीच पैरेलल, दोनों पर पैरेलली जा रहे हैं, मतलब इनका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 नहीं होगा। तो हमें इसी को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा E। कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है, ये जो h वाला हाइट वाला सरफेस है बाहरी सरफेस इसका हाइट h है, इसका एरिया क्या हो जाएगा हमें पता है, 12th में हमने पढ़ा है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस क्या होता है 2 पाई RH। तो कर्व्ड सरफेस क्लोज सरफेस का जो एरिया है ये आ जाएगा 2 पाई RH। Q enclosed टोटल चार्ज enclosed by that Gaussian surface क्या हो जाएगा, टोटल जो चार्ज हम मान लेते हैं वो है Q और हाइट हमारी कितनी है h। तो टोटल चार्ज enclosed कितना हो जाएगा Q इंटू एच डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से h से h कैंसिल आउट हो गया, हमें E क्या मिल रहा है, E हमें मिल रहा है Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। ये हमने EMT में पढ़ा हुआ है, ये EMT का कॉन्सेप्ट है। तो इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं।
तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि हमें E तो मिल चुका है और E की हेल्प से हम वोल्टेज डिफरेंस निकाल लेंगे और अब फिर हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू वी। Q तो हमें पता है, V हमने निकाला हुआ है, तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो हमें निकालना पड़ेगा अभी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक ये सरफेस है, ये कोई सरफेस है, जैसे आप कंडक्टर मान सकते हो। हमारे पास दो पॉइंट्स प्रेजेंट हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। ये पॉइंट 1 मान लेते हैं इसे, ये पॉइंट हम मान लेते हैं 2। तो पॉइंट 1 से जो सरफेस है उसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी? x2। ये जो डिस्टेंस है ये है x2 और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x1, राइट। ये एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये इनिशियल डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस, और ये है फाइनल डिस्टेंस। मतलब हम अभी पॉइंट 1 पे हैं और अगर इस पॉइंट 1 से हम पॉइंट 2 पे जाते हैं तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए पॉइंट 1 पे जब हम थे तो हमें कुछ वोल्टेज मिल रहा था, मान लेते हैं V1। फिर हम पॉइंट 2 पे गए तो हमें कुछ वोल्टेज मिल रहा था V2। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं V2 1 से। सो V2 1 से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पहले हम 1 पे थे, फिर हम पॉइंट 2 पे गए तो हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला, इसे हम बोलते हैं V2 माइनस V1, राइट। जब हम पॉइंट 1 पे थे तो हमें वोल्टेज मिला था V1, फिर जब हम पॉइंट 2 पे गए तो हमें वोल्टेज मिल रहा था V2। इन्हीं दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएमएफटी में आपने पढ़ा होगा। तो चलिए यहां से हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V21 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E, और डिस्टेंस कितनी है? हमें R डिस्टेंस पे निकालना था, सो dr। अब लिमिट हम क्या लगाएंगे? इनिशियल डिस्टेंस से फाइनल डिस्टेंस। तो इनिशियली हम x2 डिस्टेंस पे थे, बाद में हम x1 डिस्टेंस पे आ गए, तो यहाँ पे आ जाएगा x2, यहाँ पे आ जाएगा x1, और E की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। इसे ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। सो पुट द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड। After putting the value of electric field E from equation first to equation second, सो हमें V21 कितना मिल जाएगा? माइनस x2 x1, और E की वैल्यू हमने क्या निकाली? Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R और dr। बाकी सब चीज कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लीजिए, Q को छोड़ के, सॉरी R को छोड़ के, माइनस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 x2 x1 1 बाई R dr। V21 क्या हो जाएगा? माइनस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1 बाई R क्या होता है? ln R। लिमिट हो जाएगी x2 से x1। सो V21 इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो ln x1 ln x2। अब लॉग की प्रॉपर्टी से log a माइनस log b क्या होता है? log a अपॉन b। सो V21
इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन ln x1 अपॉन x2। तो ये हमें मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस तो अगर हम इसको लेमन तरीके से लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln। अब x1 क्या है? x1 है हमारा इनिशियल डिस्टेंस। सो इनिशियल, सॉरी फाइनल है, नॉट इनिशियल। आप यहां से चेक कर सकते हो। x1 जो डिस्टेंस है वो है फाइनल, x2 है इनिशियल। तो ये हो जाएगा फाइनल डिस्टेंस अपॉन इनिशियल डिस्टेंस। करेक्ट। तो यहां से अगर हम माइनस को हटाते हैं तो जो लॉग वाले टर्म्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज। तो हम V21 को एक बार और लिखना चाहें नेगेटिव साइन को हटा के तो ये हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln x2 बाई x1। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, माइनस साइन हटाइए यहां से, 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln इनिशियल डिस्टेंस अपॉन फाइनल डिस्टेंस। राइट। तो ये फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। अब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है तो आप आराम से कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, बिकॉज Q क्या होता है? C इंटू वी। Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन वी। चार्ज आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस V आपने निकाला हुआ है, तो कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हो। तो चलिए इसी को बेस मान के हम अपना आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करते हैं। नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ में। तो पहला हमें निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ टू वायर लाइन। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ टू वायर लाइन। मान लेते हैं हमारे पास दो वायर लाइन यानी कि दो कंडक्टर के बारे में बात की जा रही है। तो मान लीजिए हमारे पास दो कंडक्टर हैं। यह है कंडक्टर ए, यह है कंडक्टर बी। कंडक्टर ए का जो रेडियस है वो है आर ए। कंडक्टर बी का जो रेडियस है वो है आर बी। मान लीजिए कंडक्टर ए का जो चार्ज है वो है क्यू ए कूलम पर मीटर। यह है लाइन चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली कंडक्टर बी का जो लाइन चार्ज डेंसिटी है वो है क्यू बी कूलम पर मीटर। और दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों कंडक्टर के बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं हम डी ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमें अगर कैपेसिटेंस निकालना है इन दो वायर या इन दो कंडक्टर के बीच में, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो हमने ऊपर देखा हुआ है। तो हम निकाल लेते हैं वी ए बी। जब हमने वी ए बी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और हमने क्या पढ़ा है? V21। V21 हमने क्या देखा है? जो V21 है वो V1 माइनस V2 है या V2 माइनस V1 है? यह है V2 माइनस V1। मतलब ये है ये है फाइनल वोल्टेज और ये क्या था? इनिशियल वोल्टेज। इनिशियल वोल्टेज।
तो सिमिलरली अगर हम वी ए बी निकालें तो वी ए बी क्या हो जाएगा, क्यू ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, ऊपर देखिए हमने निकाला हुआ है क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एल एन एक्स टू बाई एक्स वन, वो है डिस्टेंस। तो अभी हम कंडक्टर बी पे हैं, हम फाइनली कहाँ पे आएंगे, कंडक्टर ए पे। सो वी ए बी क्या हो जाएगा, क्यू ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एल एन। अभी हम कंडक्टर ए पे हैं, राइट। ये इनिशियली हम कंडक्टर बी पे हैं, बी से हम ए पे जाने वाले हैं। तो इनिशियल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी ए बी। फाइनल डिस्टेंस हम ए पे आ चुके हैं और ए की खुद की रेडियस कितनी है, आर ए, प्लस अगर हम चार्ज क्यूबी की बात करते हैं 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल एन, तो क्यूबी पे हम इनिशियली भी बी पे ही हैं, तो बी का खुद से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बी। फाइनली हम ए पे चले गए, तो बी से ए का डिस्टेंस डी ए बी, राइट। अब हमें पता है कि अगर एक कंडक्टर पे चार्ज क्यू ए है तो दूसरे कंडक्टर पे चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू ए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो क्यू बी है वो माइनस क्यू ए के बराबर है, क्यू बी इज इक्वल टू माइनस क्यू ए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, वी ए बी इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल एन डी ए बी अपॉन आर ए माइनस क्यू बी क्या हो जाएगा, क्यू ए के बराबर, माइनस क्यू ए के बराबर। सो प्लस हो जाएगा माइनस में चेंज, क्यू बी इज इक्वल टू क्यू ए 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल एन आर बी अपॉन डी ए बी। यहां से हम क्यू ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 क्या ले लेते हैं, कॉमन, क्यू ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, तो हमारे पास क्या बच रहा है, एल एन डी ए बी अपॉन आर ए माइनस एल एन आर बी अपॉन डी ए बी। तो फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। तो वी ए बी क्या हो जाएगा, क्यू ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल एन, ये हो जाएगा डी ए बी का स्क्वायर अपॉन आर ए आर बी। तो अगर हम दोनों का स्क्वायर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, वी ए बी इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एल एन, सो डी ए बी अपॉन अंडर रूट आर ए, ये आर बी है, आर बी का स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर को अंदर लेके जाते हैं तो हमें ऊपर वाला ही फिर से एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो इस 2 को बाहर लेके आइए, वी ए बी इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, 2 हमारा बाहर आ गया तो हमें एल एन कितना मिल रहा है, डी ए बी अपॉन अंडर रूट आर ए आर बी। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया बिटवीन 2 वायर्स, क्यू ए अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 एल एन डी ए बी अपॉन अंडर रूट आर ए आर बी। राइट, यह है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 कंडक्टर्स का फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 कंडक्टर्स। पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल गया है तो हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, सी ए भी हम निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, क्यू ए
अपॉन वी ए बी। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है फेरेड पर मीटर। यहाँ पे आप क्यू भी लेते तो माइनस क्यू ए हो जाता, करेक्ट। अब वी ए बी हमने निकाला हुआ है, इसको अगर इक्वेशन थर्ड मान लें, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हमें सी ए बी कितना मिल जाएगा, क्यू ए से क्यू ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिल जाना चाहिए पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन एल एन डी ए बी अपॉन अंडर रूट आर ए आर बी। तो ये हमें कैपेसिटेंस मिल गया, आर ए आर बी, ये हमारा मिल गया कैपेसिटेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स ए एंड बी। चलिए, अब हमने दो कंडक्टर के बीच का कैपेसिटेंस निकाला, अब हम कैपेसिटेंस निकालते हैं थ्री फेज सर्किट का विथ इक्वल स्पेसिंग। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं वो है कैपेसिटेंस ऑफ थ्री फेज सर्किट विथ इक्वल स्पेसिंग। मतलब अगर तीन कंडक्टर्स हमारे इक्वली प्लेस किए गए हैं तो उनके बीच का कैपेसिटेंस कितना मिलेगा। तो यह है कंडक्टर ए, यह है कंडक्टर बी, यह है कंडक्टर सी। कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, कंडक्टर सी, चार्ज है क्यू ए, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा क्यू बी, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा क्यू सी। दोनों तीनों कंडक्टर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है क्योंकि इक्वल स्पेसिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये अगर कैपिटल डी है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, कैपिटल डी। सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, कैपिटल डी। अब हमने जैसे करंट के केस में एज्यूम किया था, सिमिलरली हम यहाँ पे भी एज्यूम कर लेते हैं कि क्यू ए क्यू बी प्लस क्यू सी इज इक्वल टू 0। कैसे, हमने जब दो कंडक्टर डिसाइड किया था तो हमने क्या लिया था कि एक कंडक्टर में अगर चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरे में माइनस क्यू होगा, तो प्लस क्यू माइनस क्यू 0। सिमिलरली तीन कंडक्टर के केस में भी सभी चार्जेस का जो सम है वो क्या हो जाना चाहिए, 0। तो कैपेसिटेंस हम यहाँ पे निकालते हैं, पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं बाद में कैपेसिटेंस। तो वी ए बी कितना हो जाएगा, अगर हम चार्ज क्यू ए की बात करें तो क्यू ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल एन। मतलब हम इनिशियली कंडक्टर बी पे हैं तो इनिशियल डिस्टेंस हो जाएगी कैपिटल डी। फाइनली हम आ गए कंडक्टर ए पे क्योंकि हम वी ए बी निकाल रहे हैं तो ए से खुद के डिस्टेंस आर मान लेते हैं, सभी कंडक्टर का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। प्लस चार्ज क्यूबी की बात करें, क्यूबी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल एन। हम इनिशियली कंडक्टर बी पे हैं तो कंडक्टर बी से बी की डिस्टेंस, उसी की रेडियस आर। फाइनली हम ए पे पहुंच गए तो बी से ए की डिस्टेंस हो जाएगी डी। चार्ज क्यूसी को कंसीडर करते हैं, क्यूसी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल एन। इनिशियली हम बी पे हैं तो सी से बी की डिस्टेंस है कैपिटल डी। फाइनली हम कहाँ पहुंच गए, ए पे, तो सी से ए की डिस्टेंस भी कैपिटल डी। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, वी ए बी इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल एन डी बाई आर प्लस क्यू बी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल एन आर अपॉन डी।
यह है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स ए एंड बी। सिमिलरली अब हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स ए एंड सी। तो हमारे पास तीन कंडक्टर्स हैं, मैं फिर से यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको देख के मैं समझा पाऊँ कि एक्सप्रेशंस कैसे बन रहे हैं। कंडक्टर ए, चार्ज क्यू ए से इस कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल डी। यह है कंडक्टर बी, चार्ज है क्यू बी। यह है कंडक्टर सी, चार्ज है क्यू सी। यह है कैपिटल डी, यह है कैपिटल डी। अब हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स ए एंड सी। अभी हमने ए और बी के बीच में निकाला, अब हम निकालते हैं ए और सी के बीच में। तो चार्ज ए को लीजिए क्यू ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल एन। मतलब इनिशियली हम सी पे हैं, कंडक्टर सी पे, और फाइनली हम कंडक्टर ए पे हैं। तो चार्ज क्यू ए के लिए जो इनिशियल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, डी के बराबर, क्योंकि इनिशियली हम सी पे हैं। सो ए से सी के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी डी डिवाइडेड बाई, अब हम फाइनली ए पे हैं, सो उसकी खुद की रेडियस आर। चार्ज सी को कंसीडर करते हैं, क्यू सी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल एन। अभी हम चार्ज क्यूसी के लिए इनिशियली हम सी पे ही हैं, तो खुद की रेडियस आर अपॉन फाइनली डी। चार्ज बी को कंसीडर करते हैं, क्यू पी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल एन। तो इनिशियल डिस्टेंस मतलब बी से सी की डिस्टेंस हो जाएगी डी, फाइनल डिस्टेंस मतलब बी से ए की डिस्टेंस हो जाएगी डी। तो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। सो वी ए सी हमें कितना मिल गया, क्यू ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल एन डी बाई आर प्लस क्यू सी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल एन आर बाई डी। ये हमें मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स ए एंड सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम 3 फेज सर्किट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फेज और लाइन का कॉन्सेप्ट भी निकालेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ लाइन वोल्टेजेस का इक्वेशन हम लिखते हैं, 3 फेज बैलेंस लाइन वोल्टेजेस। तो वी ए बी क्या है, लाइन वोल्टेज। तो वी ए बी इज इक्वल टू, वी ए बी को अगर हम बेस मानते हैं तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज एंगल 0। वी बी सी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज एंगल -120। वी सी ए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज एंगल +120, राइट। बट हमने यहाँ पे क्या निकाला है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है वी ए सी, बट हमारे पास एक्चुअल वोल्टेज कितना है, लाइन वोल्टेज वी सी ए। Now we have to convert this VCA to VAC. Convert this VCA to VAC. अब VCA को VAC या VAB को VBA में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो आप 180 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या 120 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, 180 सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, या 180 ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 120 में से। तो हम क्या करते हैं, हम 180 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 120 में से। सो वी सी ए कितना है हमारे पास, वी एम एंगल +120। तो अगर हमें वी ए सी निकालना है तो ये हम लिखेंगे वी एम एंगल 120 माइनस 180। अगर हमने 180 से माइनस कर दिया तो हमें वी सी ए वी ए सी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी ए सी कितना आ जाएगा, वी एम एंगल -60, करेक्ट। तो हमने दो इक्वेशंस निकाली है, पहला वी ए बी, दूसरा वी ए सी। तो फाइनल
हम क्या कर देते हैं, VAB को VAC के साथ ऐड कर दीजिए। सो VAB प्लस VAC, VAB हमने कितना निकाला है, VM एंगल 0 प्लस VAC हमने कितना निकाला, VM एंगल -60। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, VM कॉमन ले लीजिए। सो VAB प्लस VAC हमें कितना मिल जाएगा, √3 VM एंगल -30, राइट। और एक कॉन्सेप्ट हमें पता है, कि जो फेज वोल्टेज है वो लैग करता है 90 डिग्री, 30 डिग्री। या दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, लाइन वोल्टेज always leads by 30 degree with respect to phase voltage। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर लाइन वोल्टेज लीड कर रहा है तो फेज वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फेज वोल्टेज always lags by 30 degree with respect to line voltage। तो ये हमारे पास अभी क्या मिला है, लाइन वोल्टेज। अभी हमने लाइन वोल्टेज के बारे में बात करी है। तो अगर हम फेज वोल्टेज की बात करें तो फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, VM अपॉन √3 एंगल -30, राइट। फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3 एंगल -30, यानी जो फेज वोल्टेज है वो 30 डिग्री लैग कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन वोल्टेज। तो यहां से अगर हम VM की वैल्यू निकालें, इस इक्वेशन से अगर हम VM की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, VM हो जाएगा √3 VAN अपॉन एंगल -30। तो अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट माने, इसे इक्वेशन सेकंड माने, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, VAB प्लस VAC इज इक्वल टू √3, VM की वैल्यू कितनी निकाला हमने इक्वेशन 2 से, √3 VAN अपॉन एंगल -30, और यहाँ पे है एंगल -30, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमें VAB प्लस VAC इज इक्वल टू मिला √3 इंटू √3 3VAN, राइट। तो VAB और VAC की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, फेज वोल्टेज। अभी तक हम लाइन वोल्टेज के साथ डील कर रहे थे। सो VAB और VAC की वैल्यू हमने निकाली हुई है। तो इक्वेशन थर्ड इसे मान लेते हैं। तो इक्वेशन थर्ड में VAB और VAC की वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। सो 3VAN इज इक्वल टू VAB क्या आया है, यहां से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ QA अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln d/r। ये 2 टाइम्स आ जाएगा, दोनों में सेम टर्म प्रेजेंट है, आप ऐड करके देख सकते हो। तो ये आ जाएगा QB अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln r अपॉन d प्लस QC 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln r अपॉन d। तो यहां से दो टर्म हमें कॉमन मिल रहे हैं। सो 3
वी ए एन, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2QA अपॉन 2πε0 ln d/r प्लस, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, QB प्लस QC, हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, 1/2πε0 ln r अपॉन d। हमारा एजम्पशन क्या था, स्टार्टिंग में हमने एजम्पशन क्या लिया था, QA प्लस QB प्लस QC इज इक्वल टू 0। सो QB प्लस QC कितना हो जाएगा, QB प्लस QC हमें मिल जाएगा माइनस QA। QB प्लस QC हमें मिल गया माइनस QA, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 3VAN इज इक्वल टू 2QA अपॉन 2πε0 ln d/r। QB प्लस QC को अब हम लिख देते हैं माइनस QA, तो माइनस QA अपॉन 2πε0 ln r अपॉन d। तो हमें यहां से कितना मिल जाएगा, 3VAN इज इक्वल टू 2QA अपॉन 2πε0 ln d/r। अब हम इस r और d की पोजीशन अगर इंटरचेंज करते हैं तो बाहर नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस QA अपॉन 2πε0 ln, ये क्या आ जाएगा, d अपॉन r। अब हमें क्या मिल रहा है, 3 टाइम्स मिल जाएगा, 3VAN इज इक्वल टू 2QA, सॉरी ये आ जाएगा 3QA टाइम्स, क्योंकि 2 टर्म ये है, 1 टर्म ये है। सो 3QA अपॉन 2πε0 ln d/r। सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, हमें VAN कितना मिल गया, VAN मिला QA अपॉन 2πε0 ln d अपॉन r। तो हमें ये फेज वोल्टेज मिल चुका है। तो फेज वोल्टेज मिला है तो हमें कैपेसिटेंस कैसा मिलेगा, फेज कैपेसिटेंस। तो CAN, पहले हम CA भी निकाल रहे थे, याद करिए। अब हम यहाँ पे फेज कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, मतलब किसी भी एक कैपेसिटर से न्यूट्रल के बीच का कैपेसिटर, किसी भी एक फेज कंडक्टर से न्यूट्रल के बीच का कैपेसिटेंस क्या कहलाएगा, फेज कैपेसिटेंस। ये हो जाएगा QA अपॉन VAN। अगर हम कंडक्टर A से न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज निकालें तो कितना हो जाएगा, QA से QA कैंसिल आउट, 2πε0 ln d/r। तो CAN का फाइनल कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, 2πε0 अपॉन ln d अपॉन r। तो अगर आप CBN या CCN निकालोगे बाकी 2 कंडक्टर्स के बीच का, तो आपको सेम मिलेगा, राइट, ये आपको सेम मिलेगा। तो इसे याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चंस इससे बनते हैं और हम प्रैक्टिस भी करेंगे इनकी। और तो चलिए हम नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम बात करेंगे कैपेसिटेंस फॉर अनइक्वल स्पेसिंग। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जब कंडक्टर्स इक्वली स्पेस्ड है, मतलब सारे कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस क्या है, बराबर है, डी डी और डी, तब हमें कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, तो वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कंडक्टर ए, कंडक्टर बी और कंडक्टर सी के बीच की डिस्टेंस हम डिफरेंट रखते हैं, मान लीजिए ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, तब हमें कैपेसिटेंस क्या देखने को मिलता है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।